अधिकतर हम इन शब्दावलियों से गुजरते हैं, जैसे पूरा विश्व सधन और निर्धन में विभाजित है, या विश्व में कहीं पर भी निर्धनता सभी जगह की समृद्धि पर खतरा होती है। ये शब्दावलियां निर्धनता एवं मानव विकास के मूलभूत मुद्दों को दर्शाती है, जिसका सामना विकासशील एवं अविकसित राष्ट्र कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, क्योंकि कुछ राष्ट्र ने तेजी से प्रगति करके अपनी अर्थव्यवस्था को औद्योगिकृत कर लिया तथा कुछ निर्धन ही रह गए। औद्योगिक राष्ट्र विकसित हो गए और रोजगार, लोक सामग्रियों तथा मूलभूत सेवाओं को प्रदान करना आदि समस्याओं को सुलझा पाए। निर्धन राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से औद्योगिकृत नहीं कर पाए और कई समस्याओं के साथ, जैसे बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति दर आय, अशिक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छता सुविधा आदि के साथ जूझ रहे थे। 1980 के दशक से गरीब देशों की समस्याएं और अधिक सूक्ष्म होती गई, क्योंकि भूमंडलीकरण और निजीकरण की लहरों ने उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार संघ के निर्देशन में पुनर्व्यवस्थित करने पर बाध्य किया। नीति निर्देशन अभी तक अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाए हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया विकसित देशों के प्रति झुका हुआ रहता है। इस पृष्ठभूमि में हम विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में विभिन्न सम्मिलित आयामों को भी देखेंगे। 25.2 निर्धनता है एक बृहद दृष्टिकोण। निर्धनता पर दो व्यापक दृष्टिकोण हैं, एक समाजशास्त्री का तथा दूसरा अर्थशास्त्री का। समाजशास्त्री इसे बहुआयामी अवधारणा के रूप में देखता है और मानव कल्याण के कई पहलुओं को भी इसके अंतर्गत विचार करता है। उदाहरण के लिए, जो लोग सामाजिक संपर्क से वंचित हैं, वे सामाजिक रूप से एकाकी भी हो जाते हैं तथा इस आयाम से निर्धन भी। उसी प्रकार जो लोग चार दीवारों में रहते हैं, उन्हें आश्रय रूप में गरीब माना गया है और जिन्हें स्वास्थ्य रूप में गरीब माना जाता है। जो व्यक्ति न्यूनतम रूप से स्वीकृत विभिन्न आर्थिक या गैर आर्थिक विशिष्टताएं को आजीविका के लिए करने में असफल रहता है, उस जीवन स्तर को निर्धनता की परिभाषा दी जाती है। अर्थशास्त्री दुहक तकलीफ की अवधारणा को बेहतर समझते हैं, जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्रोत को प्रतिबिंबित करता है। हालांकि व्यापक रूप से विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं, जिसमें आर्थिक परिवर्ती सर्वोत्तम रूप से उन व्यक्तियों को पहचान लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति न्यूनतम स्वीकृत स्तर से भी नीचे है। कुछ लोग परिवार की आय पर निर्भर होते हैं और इसकी तुलना में कुछ न्यूनतम आय स्तर या गरीबी रेखा पर। अन्य आजीविका के संकेतक के रूप में उपभोक्ता के स्तर को देखते हैं। फिर भी कुछ अन्य अपने आर्थिक कल्याण के लिए अपने परिवार के स्वयं के आकलन पर निर्भर होते हैं और इस आकलन से निर्णय तक पहुंचते हैं कि कौन गरीब है और ये कितनी संख्या में है। दूसरी अवधारणा अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से, जो अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित है, वह मानव क्षमताओं से संबद्ध है। यह अवधारणा व्यक्तियों की क्षमताओं पर आधारित है। अन्य निर्धन मानदंडों की तरह यह माप भी जनसंख्या में उनको पहचानने की चेष्टा करता है जो सर्वाधिक कष्ट और विपत्तियों का अनुभव करते हैं और सबसे अधिक चंचित हैं। इस श्रेणी में जो न्यूनतम आवश्यक आय के उत्पादन की क्षमता के वितरण में सबसे नीचे हैं, उन्हें ही सर्वाधिक गरीब माना गया है। यह आत्मनिर्भर निर्धनता है, जो यह संकेत देता है कि आत्मनिर्भर गरीब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में असक्षम हैं। जो आय उत्पादित करने की क्षमता रखते हैं, वह सामाजिक रूप से परिभाषित न्यूनतम जीवन स्तर के भी नीचे है। सार्थक यह है कि स्वतंत्र रूप से पर्याप्त आय प्राप्त करने में असक्षम होने के कारण, ताकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, यह संभव है कि और अधिक कमजोर और असुरक्षित स्थिति हो जाए, अपेक्षाकृत इसके किसी विशिष्ट वर्ष पैसे की कमी हो या निम्न घरों में रह रहे हो या कभी कभार न्यूनतम स्वीकृत स्तर से भी नीचे उपभोक्ता स्तर में हो। अमर्त्य सेन द्वारा क्षमता की अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। निर्धनता की मूलभूत असफलता है वह है न्यूनतम रूप में पर्याप्त क्षमता, और इसलिए उस निर्धनता को क्षमता का विफलता के संदर्भ में बेहतर माना जाता है। अपेक्षाकृत विशिष्ट सामग्रियों को मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असफलता। मानवीय क्षमता को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तरों पर परीक्षण किया जाता है। गरीबों को व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति एवं क्षमता के विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आश्रय, तथा सामूहिक स्तर पर, जैसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक क्रिया करना, संगठित एवं गतिशील करने की क्षमता से निकट रूप से संबद्ध है अधिकार, जिसका विकास अमर्त्य सेन ने किया है। सेन के अनुसार अधिकार सामाजिक रूप से स्वीकृत दावे हैं। उपलब्ध भोजन के ऊपर प्रभावी वैधानिक निर्देश है। किसी भी व्यक्ति का प्रभावी वैधानिक निर्देश उसका अधिकार होता है। आजीविका चलाने में अधिकारों की विफलता ही ज्यादातर भूखमरी तथा अकाल में मृत्यु का कारण बनता है। ऐसा पश्चिम बंगाल, भारत में 1942 के अकाल के अंतर्गत हुआ था और आधुनिक वर्षों में अफ्रीका के कुछ भागों में हो रहा है। हालांकि अधिकारों के विस्तार को मानवीय कल्याण का अंतिम उद्देश्य नहीं समझना चाहिए, इसके बजाय वास्तविक रुचि का केंद्र बिंदु होना चाहिए कि लोग क्या कर सकते हैं और अपने अधिकारों के साथ रहें। मूल्य स्थित चीजों कार्यान्वयन को करने की क्षमता ही वास्तविक तथ्य है। सेन के शब्दों, किसी व्यक्ति को क्षमता की परिभाषा इस प्रकार है: कार्यशील समूह जो विभिन्न होने या करने का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्ति अपनी आय और सामाजिक एवं व्यक्तिगत विशेषताओं के द्वारा प्राप्त करता है। व्यक्ति के पोषित होने की क्षमता अन्य विशेषताओं पर निर्भर करता है, जो कि गैर भोजन कारणों से प्रभावित है, जैसे चिकित्सक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, मौलिक शिक्षा, स्वच्छता व्यवस्था, साफ जल का प्रबंध, संक्रामक महामारी का उन्मूलन आदि। क्षमता की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत विश्व बैंक तथा गैर सरकारी संगठनों की कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में बहुत अधिक वर्चस्व प्राप्त हुआ। मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह देखा गया है कि सिर्फ व्यक्तिगत या पारिवारिक आय में वृद्धि व्यक्ति या परिवार को कायम रहने वाली क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती, जिससे वे लंबी अवधि के लिए गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम आय स्तर को प्राप्त कर सके। और मानवीय क्षमताओं को सशक्त करने से मानवीय विकास की संपन्नता सुनिश्चित हो सकती है। मानवीय क्षमता एवं मानव विकास दोनों ही अन्योन्याश्रित एवं अंतसंबंधित हैं। 2.1 निर्धनता से संबंधित अन्य अवधारणाएं। अधिकतर निर्धनता का मुद्दा अन्य मुद्दों के साथ मिलकर उलझन पैदा करता है, जिससे इस तथ्य को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। निम्नांकित प्रकार से हम इन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। कौन निर्धन है? विभिन्न समाजों में निर्धनता का विचार भी भिन्न है और यह मूल्य प्रभावित एवं आर्थिक कारणों पर संभवतः आश्रित होता है। लंबे समय से और कई संस्कृतियों में निर्धन सर्वथा धनी वर्ग के विपरीत नहीं होते हैं। अन्य विचार, जैसे जीवन के किसी पड़ाव से गिरना, श्रम के उपकरण से वंचित होना, अपने स्तर को खोना, सुरक्षा का अभाव, अपने समुदाय से बहिष्कार, परित्याग, अशक्तता या लोक अपमान सभी निर्धनता की परिभाषा है। सिर्फ किसी विशिष्ट स्तर के आय को निर्धनता या किसी व्यक्ति को निर्धन घोषित करने का संकेतक नहीं माना जा सकता।
संक्षेप निर्धनता एवं सामाजिक बहिष्कार जनसंख्या में व्यक्ति परिवार या समूह को निर्धन कहा जा सकता है जब उन्हें स्रोतों का अभाव रहता है जिससे उन्हें पोषण की प्राप्ति होती है, क्रियाओं में सहभागिता तथा ऐसी जीवन स्थिति और सुख साधन की आवश्यकता होती है जो प्रथागत है या व्यापक रूप से स्वीकृत है उस समाज में जहां वे रहते हैं। औसत दर का व्यक्ति या परिवार जिनके स्रोत गंभीर रूप से बहुत कम होते हैं वे सामान्य जीवन शैली प्रथा एवं प्रक्रियाओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह पूर्ण या आंशिक रूप से जिस समाज में वह रहता है उसमें पूर्ण सहभागिता से वह बहिष्कृत हो जाता है। सामाजिक बहिष्कार के विचार का फ्रांस में जन्म हुआ और अब उत्तर के पूरे औद्योगिक विश्व में प्रचलित है, अर्थात विकसित उत्तर एवं यूरोपीय संघ। हालांकि दक्षिण के देशों के लिए यह विवाद का मुद्दा है, जैसे विकासशील या अविकसित राष्ट्र, क्योंकि दक्षिण के अधिकतर राष्ट्र न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित हैं और इसलिए मानवीय क्षमता की अवधारणा उन पर बहुत व्यापक रूप से लागू होती है। चिरकालिक भूख और अकाल चिरकालिक भूख जनसंख्या की कायम रहने वाली पोषणीय वंचन अर्थात कुपोषण है। व्यापक चंचन का चिरकालिक भूख एक पहलू है जिसे निर्धनता समझा जाता है। कई बार लोक समाचार पत्रों एवं विद्युत संचार में कुपोषित बच्चों एवं उनकी मां के चित्र देखने को मिलते हैं, अधिकतर अफ्रीका के कई भागों में जैसे सूडान, इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा आदि। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषण का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इन देशों में यह नियमित तथ्य है। अकाल एक संकट की स्थिति है जिसमें अपर्याप्त भोजन से भुखमरी होती है और इसके साथ कई बीमारियां भी होती हैं जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर में वृद्धि होती है। हालांकि भूख का कारण सिर्फ अकाल ही नहीं है। विश्व के कई भागों में जहां अकाल कई दशकों से नहीं आया है, अर्थात चिरकालीन भूख कायम रहने वाली पोषणीय वंचन जनसंख्या के बृहद भागों द्वारा अनुभत्र किया जाता है। चिरकालीन भूख में लंबी अवधि की स्थिति के कारण विश्व भर के अधिक लोग मर जाते हैं अपेक्षाकृत अकाल के संकट से। सकल राष्ट्रीय उत्पादन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी तथा सकल घरेलू उत्पादन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी विकसित, विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों में देश को वर्गीकृत करते हुए राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कई कारण होते हैं और उसके माप के लिए जीडीपी अवधारणाओं का प्रयोग होता है। जीएनपी का अर्थ है देश में निजी एवं लोक खर्च के लिए प्राप्त पूर्ण आय, जबकि जीडीपी अर्थव्यवस्था के आकार को मापता है। फिर भी दोनों की परिभाषा तकनीकी रूप में उत्पादन के संदर्भ में होती है। पी स्पष्टतः और सामान्यतः एक उत्पाद मात्र है जिसकी परिभाषा है अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत सामग्री एवं सेवाओं का पूर्ण रूप से अंतिम उत्पादन। जीएनपी के मामले में उत्पादन का प्रयोग आय के माप को परिभाषित करने के लिए होता है। इस प्रकार जीएनपी संपूर्ण घरेलू एवं विदेशी उत्पादन है जिस पर एक वर्ष में देश के वासियों द्वारा उस पर दावा किया गया है। जिस पर उनका दावा रहता है वह उनकी भी आय होती है। इस प्रकार जीएनपी राष्ट्रीय आय का माप है और जीएनपी प्रति व्यक्ति दर जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य की औसत आय का माप है जिसमें सम्मिलित है विदेशों से जो वे कमाकर या प्राप्त करते हों। जीएनपी तथा जीडीपी निकट रूप से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए भारत का जीएनपी उस देश का उत्पादन है, जीडीपी उससे कम जिसका दावा विदेशी करते हैं, देश प्रत्यावर्तित लाभ, प्रवासी श्रमिकों की कमाई आदि उससे अधिक जो भारतीय अपने देश के चाहर कमाते हैं, विदेशों से प्रेषित धन, बाहर निवेशों द्वारा आया लाभ आदि। जीडीपी में वृद्धि को अर्थव्यवस्था की प्रगति का संकेतक माना जाता है। यदि कोई देश जिसमें सापेक्षिक कम जनसंख्या हो तब जीडीपी तेजी से बढ़ता है और वह राष्ट्र विकसित या धनी देश के रूप में माना जाता है। उदाहरणतः स्वीडन, जापान, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत सामान्य जीडीपी वृद्धि वाले राष्ट्र जिसमें सापेक्षिक बड़ी जनसंख्या हो या अर्थव्यवस्था का आकार भी छोटा हो वह विकासशील या अविकसित राष्ट्र कहलाता है। उन्हें निर्धन राष्ट्र भी कहा जाता है। ऐसे राष्ट्र अधिकतर दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण एशिया, अफ्रीका तथा पूर्वी यूरोप में स्थित होते हैं। 25.3 निर्धनता और असमानता। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ संबद्ध मुद्दों पर विचार करेंगे, अर्थात निर्धनता एवं असमानता के बीच अंतर है क्योंकि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही भूमंडलीकरण के आने पर सभी के समक्ष एक सूक्ति सामने आती है, धनी सर्वाधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन और भी गरीब। यह सूक्ष्म रूप से धनी एवं निर्धन के बीच की खाई पर संकेत करता है जी बढ़ती जा रही है तथा आर्थिक असमानता एवं आय और व्यय को असमानता भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि निर्धनता और असमानता दो भिन्न भिन्न है किंतु एक दूसरे से संबद्ध भी हैं। आर्थिक असमानता अधिकतर आय या व्यय का, जो कि समयावधि के साथ जैसे वर्ष या महीना, उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें लगातार किसी देश में समूह के सदस्यों में वस्तु का वितरण होता है। इस अर्थ में चूंकि वितरण का अर्थ है आपस में मिल बांटना, तब यह तुलना का तथ्य हो जाता है। अर्थशास्त्री जिस सामान्य प्रक्रिया का प्रयोग करता है वह है देश के घर परिवार से सबसे उच्च 10% के भाग या प्रतिशत को निम्न 10% की तुलना करना। निर्धनता का माप कुछ भिन्न होता है। उसे मापने के लिए किसी मानक पर सहमत होना आवश्यक हो जाता है। यह मानक शारीरिक भी हो सकता है, जैसे प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ कैलोरी की आवश्यकता होती है, जैसा कि एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों में 1950 और 1960 में हुआ था। या फिर आर्थिक आंकड़ा भी, जैसे कि कमाई या खर्च, एक दिन, एक महीना आदि। शारीरिक मात्रा को प्रदान करता है, उसका पता चल सके और उसकी कीमत पर भी सहमति हो सके। गरीबी रेखा, जो किसी सामान्य आंकड़े के रूप में स्वीकृत किया गया है, उदाहरण के लिए एक दिन में एक अमेरिकी डॉलर, और जो भी उसके नीचे होता है उसे निर्धन समझा जाता है। संक्षेप में असमानता अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती है और गरीबी रेखा पूर्ण गुणनफल के रूप में। हालांकि न तो असमानता और न ही गरीबी रेखा का माप सुस्पष्ट हो सकता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि आर्थिक स्थितिकरण के विषय में अवधारणा घरों तथा राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत अक्सर बदलती रहती हैं। उसी प्रकार लंबी अवधि के लिए सामग्री एवं सेवाओं का कोई एकरूपी मूल्य नहीं हो सकता जिसे अधिकतर उपभोक्ता व्यय के माप के रूप में देखा जाता है। इसलिए निर्धनता एवं आर्थिक असमानता की व्यापकता के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच भिन्नता रहती है। 3.1 विकास, निर्धनता एवं असमानता। अधिकतर ऐसी धारणा है कि विकास आर्थिक निर्धनता और असमानता को कम करता है।
तथापि विकसित, विकासशील और कम विकसित देशों में कुछ समय तक किए गए अनुभव सिद्ध अध्ययन कुछ अन्य छवि दर्शाते हैं। निस्संदेह रूप से विकास निर्धनता और असमानता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह इसके प्रभाव की मात्रा को नहीं निर्धारित कर सकता है। विकास निर्धनता और असमानता को कम कर सकता है, निर्धनता को कम कर सकता है तो असमानता को बढ़ा सकता है, यह निर्धनता और असमानता दोनों ही को बढ़ा सकता है। विकास एक रूप नंबर का जोड़ नहीं है, इस कारण इसमें विविध पद्धतियां संभव हैं। यह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो न केवल उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करता है बल्कि उसके उत्पाद की रचना, उत्पादन संख्या, उस उत्पाद का तुलनात्मक मूल्य, उत्पादन की इस गतिविधि में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी, विभिन्न वर्गों के खरीदने की क्षमता आदि, और इसके साथ साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह कैसे निर्धनता और असमानता को प्रभावित करता है, इसका अनुभवसिद्ध परख करनी होगी। पुनः हम एक देश के इस अध्ययन के परिणामों को अन्य देशों पर लागू नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस अध्ययन के आधार पर एक अनुमानित निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिसके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में इस अध्ययन की जांच की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि मजदूरों को हटाकर खाद्य पदार्थ के उत्पादन में वृद्धि की जाती है और इस उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है तो यह निर्धनता और असमानता दोनों ही को बढ़ा सकता है। इसके ठीक विपरीत, यदि खाद्य उत्पाद की वृद्धि के कारण इसके मूल्य में कमी आती है तो यह निर्धनता में भी कमी संभव है। 1990 के दशक में अमेरिका में किए गए विभिन्न अनुभवसिद्ध अध्ययन यह दर्शाते हैं कि 1970 और 1980 के दशकों के बीच यद्यपि अमेरिका का आर्थिक विकास और विस्तार बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, तथापि यहां के अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। 1977 और 1990 के बीच किए गए एक प्रमाणिक अध्ययन के अनुसार अमेरिका के हर पांचवें सबसे गरीब व्यक्ति की आमदनी में 5% की कमी हो गई है, जबकि हर पांचवां सर्वाधिक धनी व्यक्ति 9% अधिक धनी हो गया है। 1950 और 1960 के दशक के सर्वाधिक गरीब की 5.5% आमदनी से घटकर यह राष्ट्र की कुल आमदनी की तुलना में 1990 में घटकर यह 3.7% पर आ गई, जबकि हर पांचवें सर्वाधिक धनी व्यक्ति की आमदनी राष्ट्र की कुल आमदनी के आधे से थोड़ा ज्यादा हो गई। अमेरिका की उच्च आमदनी वाले 5% उस देश के कुल आमदनी का 26% का कमान संभालते हैं। असमानता में इस प्रकार का बदलाव अनेक सामान्य अमेरिकी लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया। बहुत लोगों को तो रोजगार मिला था, लेकिन उन्हें जो सुविधाएं दी गई थीं वे रहने के न्यूनतम स्तर को भी पूरी नहीं कर पाती थीं। इससे निर्धनता में वृद्धि हुई। इस प्रकार के पाए गए परिणाम असमानता और निर्धनता के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। 25.4 निर्धनता की माप। सामान्यतया सभी समाजों का यह लक्ष्य होता है निर्धनता में कमी लाना। तथापि किसी भी राष्ट्र, संगठन और विद्वानों में निर्धनता का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। निर्धनता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय पर लागू होता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आमदनी को ध्यान में रखते हुए निर्धनता का माप तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, कई बैंकों द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है जो कि आमदनी के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इस निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे की आमदनी वाले लोग अत्यधिक निर्धन माने जाते हैं। यदि एक व्यक्ति की आमदनी प्रतिदिन $1 से कम है तो वह गरीबी रेखा से नीचे और अत्यधिक निर्धन माना जाएगा। 1985 की खरीदारी की क्षमता पीपीपी किसी व्यक्ति की आमदनी संपूर्ण राष्ट्र के उत्पाद जीएनपी पर मानी जाती है। प्रति व्यक्ति जीएनपी ही उस राष्ट्र के लोगों के रहन-सहन को व्यक्त करता है। प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि विकास को सूचित कर सकता है, जो कि समृद्धि या आर्थिक संपन्नता में वृद्धि को इंगित करता है, और परिणामतः निर्धनता में भी कमी आती है। तथापि प्रति व्यक्ति जीएनपी की एक सीमा है, हकारिता के आलोक में। प्रति व्यक्ति जीएनपी बाजार मूल्यांकन पर आधारित औसत आमदनी का माप है। फलतः अनेक विधियां हैं जिसके कारण यह निर्धनता को पूर्ण रूप से इंगित कर पाने में असमर्थ हैं। सामान्य रूप से धनी और गरीब के बीच धन के बंटवारे के विषय में प्रति व्यक्ति जीएनपी कुछ भी इंगित नहीं करता है। संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर निर्धनता के माप को निर्धारित करना और फलस्वरूप कुछ देशों को उनके प्रति व्यक्ति जीएनपी के आधार पर गरीब करार देना हाल फिलहाल की घटना है। विश्वव्यापी निर्धनता पूर्ण रूप से नई और आधुनिक संरचना है और विश्वव्यापी उपभोक्ता समाज के आगमन ने अवधारणा को आगे बढ़ाया है। विश्वव्यापी स्तर पर विश्व बैंक के साथ साथ अन्य संस्थाएं और अनुसंधानकर्ता नियमित रूप से गरीब लोगों के आंकड़े निकालते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा निकाला गया आंकड़ा यहाँ तालिका 1 में दिए गए हैं। इस तालिका से स्पष्ट है कि 20वीं शताब्दी के अंत में विश्व में 2.8 अरब से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबों की सर्वाधिक संख्या दक्षिण अफ्रीका में थी, उपरोक्त संख्या के आधे से ज्यादा लोग। तथापि 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में गरीबी रेखा में कमी आई है। दक्षिण अफ्रीका के बाद उप सहारा अफ्रीका था, जहां गरीबों की संख्या और निर्धनता के दर में वृद्धि हुई है। पूर्वी अफ्रीका में गरीबों की संख्या और निर्धनता के दर में कमी आई है। चीन भी निर्धनता में कमी लाने में समर्थ हुआ है। पूर्वी यूरोप और केंद्रीय एशिया में निर्धनता 5 गुना बढ़ गई है। इस प्रदेश में गरीबों की संख्या में वृद्धि राजनीतिक उथल-पुथल को सूचित करता है, जो कि अच्छे सरकार को प्रभावित करता है और खासकर सामाजिक खंड को। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई है। तथापि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में स्थिति करीब वैसी ही बनी रही। यद्यपि विश्वव्यापी स्तर पर निर्धनता के दर में एक स्तर तक कमी आई है, लेकिन गरीबों की संख्या करीब उतनी ही है। ऐसी स्थिति एक विचारणीय परिस्थिति को उत्पन्न करती है। हालांकि निर्धनता हटाने के लिए बहुत वृहद पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता संतोषप्रद नहीं है। 25.5 मानव विकास क्या है? पिछले विश्लेषण से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, और वह है मानव सक्षमताएं को निर्धनता को हटाने में महत्वपूर्ण है। सुधरी सक्षमताओं में वृद्धि हो किसी व्यक्ति के सामाजिक विकल्पों के दायरे को बढ़ाती है, जो उसे एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायक होती है। परंपरागत रूप में किसी व्यक्ति की संपन्नता उसकी भौतिक संपन्नता में देखी जाती थी, जैसे कि एक व्यक्ति विशेष के पास कितनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि है। समुदाय या समाज के लिए किसी व्यक्ति की संपन्नता का मापदंड उनके द्वारा देश के अधिकांश संपत्ति पर वर्चस्व के आधार पर था। तथापि हाल ही के समय में इस सोच में बहुत ही गंभीर बदलाव आया है। इसमें मानव विकास पर ज्यादा बल दिया गया है, जो व्यक्ति विशेष के साथ साथ समाज और राष्ट्र के बृहद दृष्टिकोण के दायरे को समाहित करता है। 5.1 मानव कल्याण है। पारंपरिक सोच काफी समय तक मानव समुदाय की संपन्नता भौतिक के आकलन में 2 सोपान शामिल थे। पहला, समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की संपन्नता का आकलन आमदनी के आधार पर।
दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के आमदनी के योग के आधार पर उस समाज के संपन्नता को मापना। परंपरागत रूप से संपन्नता को भौतिक संपन्नता का समानार्थक माना जाता था और इसका आकलन व्यक्ति विशेष के भौतिक स्रोतों पर वर्चस्व के आधार पर होता था। चूंकि पैसा ही सभी भौतिक साधनों को हासिल करने का आम साधन था, अतः ऐसी अवधारणा थी कि आमदनी की कुछ प्रक्रियाएं संपन्नता के अधिकांश पहलुओं को समाहित करेंगी और इसे भलीभांति आंकेगा। इसके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष की संपन्नता केवल उसके आमदनी के आधार पर आंकी जाती थी। सभी व्यक्तियों को संपन्नता का सार उनकी आमदनी के सभी घटकों को बहुत ही साधारण जोड़ के आधार पर निकाल लिया जाता था। इसके कुल योग को प्रति व्यक्ति आमदनी निकालने के लिए विभाजित कर दिया जाता था। इस प्रकार प्रति व्यक्ति जीएनपी या इसी का कोई दूसरा रूप बहुत समय तक संप्रदाय की संपन्नता का सूचक बना रहा। इस माप की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें केवल व्यक्ति समुदाय की आमदनी को ध्यान में रखा गया और अन्य महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे मानव सक्षमता, महिलाओं की प्रतिष्ठा, आमदनी स्तर के बावजूद राजनीतिक स्वतंत्रता आदि। इन कमियों से उबरने के लिए 1970 के दशक के मध्य से कुछ ऐसी सोच उभरी है जो मुख्यतः समाज में आमदनी का बंटवारा तथा प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक विकल्पों की उपलब्धता के इर्द गिर्द केंद्रित था, ताकि सम्मानपूर्ण जीवन जीने में इजाफा हो सके। 5.2 मानव विकास। वर्तमान सोच परंपरागत दृष्टिकोण में अर्थात भौतिक संपन्नता, लोगों का साधनों पर वर्चस्व ही विकारा है, जैसे आमदनी का प्रवाह और संपत्ति की हकदारी या जीवन की गुणवत्ता को सुधारने पर खर्च, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घर, सुरक्षित पेयजल, सफाई और अन्य सामाजिक सेवाएं। जीवन के स्तर में सुधार के लिए आर्थिक विकास आवश्यक हो, तथापि विकास का बेहतर गुणवत्ता और जीवन के अंतर्वस्तु में परिवर्तन स्वतः संभव नहीं। यह बहुत मायने रखता है कि समाज द्वारा उच्चतर लक्ष्य पाने के लिए स्रोतों को योग्यतापूर्वक उपयोग में लाया गया है या व्यय रूप से खर्च किया गया है, जैसे कि युद्ध, शराब या अन्य नशीली पदार्थ के उत्पाद या उसके उपयोग पर, देह व्यापार, जुआ आदि। आधुनिक सोच के अनुसार मानव विकास को इस आधार पर देखा जाता है कि आर्थिक विकास को जीवन के विभिन्न पहलुओं के सुधार के लिए किस प्रकार सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। जीवन के ये विभिन्न पहलू क्या है? ये हैं ज्ञान हासिल करना, स्वस्थ और लंबी आयु। विकास का यहाँ अर्थ है मानवोन्मुखी और लोगों की क्षमता का विस्तार। लोगों की क्षमता का आकलन उनके खुद के और समेकित रूप से समाज के सुधार की योग्यता पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर एक अज्ञानी और अस्वस्थ व्यक्ति की क्षमता ज्ञानी और स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कहीं कम होगी और परिणामस्वरूप उस अज्ञानी के विकास का स्तर हमेशा नीचे रहेगा। 1990 के दशक के शुरुआत से मानव विकास पर विवाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा चलाए गए बृहद कार्यक्रमों का परिणाम था। इसका उद्देश्य था प्रत्येक राष्ट्र के मानव विकास के ढांचे को विश्व के सामने लाना। यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर प्रकाशित की और तब से यह रिपोर्ट हर वर्ष आने लगे। प्रत्येक देश के मानव विकास के स्तर का आकलन के लिए यूएनडीपी ने एचडीआई मानव विकास सूचक बनाया। एचडीआई में 3 पहलू शामिल हैं: आयु संभाव्यता, प्रौढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य जी। मानव विकास की सीढ़ियां जैसे विकास के विभिन्न सूचकों में कौन कहां आता है, जैसे कि महिला साक्षरता, मां और बच्चे का मृत्यु दर, जीवन की आशाएं, वृद्धावस्था सुरक्षा, आवास और सफाई, आमदनी और उपभोग। मानव विकास की प्रमुख समस्या है कि प्रत्येक देश का आर्थिक विकास, विशेष रूप से कम विकसित और विकासशील देशों का, मानव केंद्रित होना चाहिए। मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश को मानव जीवन के गुणवत्ता और अंतर्वस्तु में सुधार को सुनिश्चित करना होगा, तथापि मानव विकास और मानव संसाधन विकास दोनों में अंतर है। मानव विकास एक वृहद विषय है जो कि ज्यादातर मानवों को लाभान्वित करती है और विकास प्रक्रिया पर ही जाकर खत्म होती है, जबकि मानव संसाधन विकास मनुष्य को महज एक पूंजी या विकास प्रक्रिया में प्रतिभागी के रूप में मानता है। मानव विकास का उपगमन वर्गीकरण सिद्धांत पर जोर देता है, आमदनी के, जबकि मानव स्रोत विकास उत्पाद की संरचना को सूचित करता है। मानव विकास को इस रूप में संक्षेपित कर सकते हैं, यह लोगों के पसंद को बढ़ाने की प्रक्रिया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मानव विकास को आंकने की 3 सूची है: 1 लोगों के शिक्षा के स्तर को आंकने के लिए प्रौढ़ शिक्षा दर, 2 स्वास्थ्य स्तर को आंकने के लिए आयु संभाव्यता और 3 जीवन के स्तर को आंकने के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी। पहले 2 घटक अर्थलोक कल्याणकारी होते हैं, जिन्हें संबंधित प्रत्येक देशों की सरकार आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद की जाती है। मानव विकास की उपलब्धता का स्तर प्राप्त आर्थिक सहायता के स्तर से प्रभावित होता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि साक्षरता का अभाव या उससे वंचन और आयु संभाव्यता एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जो कि मुहैया कराई गई आर्थिक सहायता की विभिन्नता पर निर्भर करता है। आर्थिक सहायता की व्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास की प्राथमिकता के साथ ही आर्थिक विकास पर भी निर्भर करता है। इन दोनों स्वास्थ्य और शिक्षा को कम दर सामग्री उपलब्ध कराने की आर्थिक क्षमता। तथापि ये 3 प्रक्रियाएं पूंजी बनाना, मानव विकास और आर्थिक विकास किसी भी देश या समाज में साथ साथ होता है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य है निर्धनता को हटाना, जो कि लोगों के विकल्पों के दायरे को बढ़ाता है। 5.3 विश्वव्यापी स्तर पर मानव विकास का स्तर। तालिका 2 विश्वव्यापी स्तर पर मानव विकास को दर्शाता है। मानव विकास सूचक एचएफआई को विश्व को विभिन्न प्रदेशों पर प्रकाश डालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मानव विकास के लक्ष्य को पाने में विकसित देश विकासशील या कम विकासशील देशों से कहीं आगे हैं। उपसहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया 2 प्रदेश तो बहुत ही खराब स्थिति में हैं। इन प्रदेशों की आयु संभाव्यता, प्रौढ़ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आमदनी ओईसीडी देशों के कहीं आसपास भी नहीं है। इनके इस दयनीय परिस्थिति को निम्न स्तरीय जीडीपी विकास से जोड़ा जा सकता है। शीघ्र आर्थिक विकास को पाने का एक रास्ता है इनकी आर्थिक नीतियों को पुनः परिभाषित करना। निर्धनता निवारण कार्यक्रम बेरोकटोक चलना आवश्यक है, क्योंकि तालिका 2 निर्धनता और मानव विकास की बहुत कम प्राप्ति में संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अत्यधिक निर्धनता ही मानव विकास की प्राप्ति में कमी का कारण है। 5.4 मानव विकास को सुधारने के कदम। विकासशील और कम विकसित देशों में मानव विकास की अति दयनीय छवि को देखते हुए इसमें सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों का सुझाव दिया गया है। इन कार्यक्रमों का विस्तृत रूप इस प्रकार है: 1 अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन अगर तालिका और 2 को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि निर्धनता और मानव विकास में सीधा और आनुपातिक संबंध है। अगर कोई देश गरीब है तो उसके मानव विकास का आंकड़ा असंतोषप्रद है।
लोग विभिन्न अक्षमताओं का सामना करते हैं, जैसे शिक्षा, अल्पायु आदि। ये अक्षमताएं सामाजिक बुराइयों से युक्त त्रुटिपूर्ण दायरे को बनाती है। अतः विकासशील और कम विकसित देशों का यह अविलंब लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों की संख्या में कमी लाएं तो प्रतिदिन $1 से भी कम कमाते हैं। साथ ही भूख से पीड़ितों की संख्या में भी कमी लाना अत्यावश्यक है। 2. सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि अशिक्षा अनेक सामाजिक कठिनाइयों को उत्पन्न करती है। आज के समय में विशेष रूप से लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। ऐसा पाया गया है कि जिस देश में महिलाओं को और विशेष रूप से गांव की महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा दी गई है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर और बच्चों के मृत्यु दर में कमी होती है। जैसे कि श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, केरल, भारत में ने लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के कारण जन्म दर और बच्चों के मृत्यु दर में कमी आई है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी जगह बच्चों को लड़का लड़की दोनों को एक समान प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। 3. लिंग समानता को प्रोत्साहन और महिला सशक्तिकरण। ऐसा पाया गया है कि विकासशील और कम विकसित देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के नामांकन में लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में और खासकर गांवों में माता पिता लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, उनकी शिक्षा पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जबकि लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। उनका मानना है कि लड़कियों का काम घर संभालना, घर के काम करना और बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना है। लड़कियों के विवाह की उम्र बहुत कम होती है। प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर लड़कियों में बहुत अधिक है, क्योंकि इनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग विभेद का उन्मूलन अत्यावश्यक है। इसके साथ ही महिलाओं को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराकर उन्हें सशक्त करना आवश्यक है, या स्वरोजगार सुनिश्चित करना, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। सशक्तिकरण हर व्यक्ति विशेष की वांछित प्रक्रिया है, जिसमें अत्यधिक गरीब को शामिल कर उन्हें अपनी जिंदगी की कमान संभालने को दी जाए। एक बार ऐसा करने के लिए जब वे सशक्त हो जाएं, तब शायद वे स्वविकास के प्रतिनिधि के रूप में समर्थ होंगे। 4. बच्चों के मृत्यु दर में कमी। विकासशील और कम विकासशील देशों, खासकर गांवों में गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और अल्पपोषण बहुत अधिक होता है। इसके कारण उन्हें बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और ऐसी महिलाओं से पैदा हुए बच्चे 5 वर्ष की उम्र होने तक मर जाते हैं। दक्षिण एशिया और उपसहारा अफ्रीका में वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक है। कम आमदनी और गंदगी बच्चों की बीमारियां मृत्यु दर को बढ़ा देती हैं। बच्चों की मृत्यु दर में कमी पारिवारिक ढांचे को स्थिरता प्रदान कर सकती है और परिवार का आकार छोटा रखने में मदद कर सकती है। 5. मातृ स्वास्थ्य में सुधार। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गरीब देशों में कुपोषण, अल्पपोषण और गंदगी के कारण गर्भवती महिलाओं में बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और खासकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। गरीब देशों में गर्भवती महिलाओं का मृत्यु दर अप्रत्याशित रूप से अधिक है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृ स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है, खासकर गर्भपूर्व और गर्भ के बाद के समय में। 6. HIV एड्स, मलेरिया अन्य बीमारियों से मुकाबला। 1980 के दशक के शुरुआत से दक्षिण एशिया और उपसहारा अफ्रीकी देशों में HIV एड्स बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे पुरुष, महिला और बच्चों की मृत्यु हो रही है। विशेष रूप से मासूम बच्चे इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 21वीं शताब्दी के मध्य तक गरीब देशों में यह बीमारी महामारी का रूप ले लेगी और वहां को सरकार का अधिकांश धन इस बीमारी से मुकाबले में खर्च होगा। इस बीमारी के साथ ही मलेरिया भी बहुत गंभीर विचारणीय विषय है, क्योंकि इस बीमारी को वश में करने के हर प्रयासों के बावजूद भी बहुत कम सफलता मिली है। अगर इन बीमारियों पर काबू में नहीं किया गया तो मानव विकास में सुधार की कोई आशा नहीं रहेगी। 7. पर्यावरण वारणीयता सुनिश्चित करना। 1990 के दशक के शुरुआत से आर्थिक विकास की अवधारणा वहनीय विकास (SD) के रूप में परिणत हो गई है। वहनीय विकास एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें आर्थिक उन्नति भी शामिल है। संकल्पनिक रूप से वहनीय विकास एक अच्छे स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका वर्तमान पीढ़ी इस उद्देश्य से उपयोग करती है ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार के स्रोत प्राप्त हों। व्यावहारिक स्तर पर इसे विकास परियोजना के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विशेष रूप से स्थानीय परियोजनाओं के जो पर्यावरण स्रोतों को शामिल करती हैं, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगली जीवन। वहनीय विकास (SD) इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में संकलित कार्यवाही की अपेक्षा रखती है। क. आर्थिक विकास और समृद्धि। ख. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण। और ग. सामाजिक विकास। वहनीय विकास एक ऐसा विकास है जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें वह भविष्य को पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा होने की योग्यता पर समझौता नहीं करता है। 25.6 भूमंडलीकरण, निर्धनता एवं मानव विकास। 1980 के दशक के शुरुआत से विश्व भूमंडलीकरण के बहाव में आ गया है। विश्व बैंक, IMF और WTO द्वारा विकासशील और कम विकसित देशों को यह सुझाव दिया जाता है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप को कम करें और बाजार की शक्ति की वृहद भूमिका को सुनिश्चित करें। यद्यपि में देश SAP के अंतर्गत अपनी अर्थव्यवस्था का समायोजन करते हुए इस नई सोच को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तथापि इसके लिए कुछ विरोध और इसकी सफलता में शंका है। इसकी सफलता में शंका का प्रमुख कारण है विकास की गतिविधियों से सरकार को हस्तक्षेप का हटना, जो कि यह गरीबों की भलाई को बुरी तरह प्रभावित करता है, क्योंकि बाजार की ताकत अपने लाभयुक्त गतिविधियों में जुटी हुई है और सामाजिक विकास की उपेक्षा करती है। अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में SAP के लागू होने का आकलन बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि SAP ने रोजगार की संभावना को कम कर दिया है और निर्धनता उन्मूलन प्रत्याशाओं को भी हानि पहुंचाई है। भूमंडलीकरण के साथ साथ विकासशील और कम विकसित देश निजीकरण और लोक क्षेत्रों में विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निजीकरण से इनकी गुणवत्ता में सुधार होगा और इससे मानव विकास के स्तर में इजाफा होगा। फिर भी साक्ष्य यह दिखाते हैं कि इन सेवाओं के निजीकरण का लाभ वे हो उठा पाए हैं जो अधिक पैसा भुगतान करने में समर्थ हैं। इसके विपरीत जो इस उच्च दरों को चुकाने में असमर्थ हैं, वे इन सुविधाओं से वंचित हैं। अभी तक बाजारी ताकत का प्रोत्साहन गरीब लोगों के लिए इस अर्थ में हानिकारक साबित हुआ है कि राज्य सरकार की निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भागीदारी बहुत कम हो गई है। साथ ही सरकार की राजकीय सार्वजनिक खर्च में कमी आ रही है। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि गरीबों के फायदे का हो और बाजारी ताकत के लाभ के तद्देश्य को अपने में विलीन कर ले। इस खाई को भरने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का सुझाव दिया जाता है और यही कारण है कि वर्तमान में विश्व में अनेक गैर सरकारी संस्थाएं उभर कर आई हैं।
तथापि इन गैर सरकारी संस्थाओं को आवंटित कार्यप्रणालियों तथा समर्थ संस्थाओं और सरकार द्वारा इन्हें दी गई आर्थिक सहायता इनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। क्या ये सार्वजनिक और सामाजिक वस्तुओं के उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के रिक्त स्थान को भर सकते हैं? ये बहुत कम गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकते हैं और वे भी ज्यादातर शहरी क्षेत्र और कस्बों तक हो। लेकिन गांव में रहने वाले अधिकांश गरीबों का क्या होगा? सरकार के पीछे हटने के बाद इन गरीबों की देखभाल कौन करेगा? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इस भूमंडलीकरण और निजीकरण को प्रक्रिया में गरीब भुगत रहे हैं। यही कारण है कि हम भूमंडलीकरण की मांग को अक्सर मानवता के दृष्टिकोण से सुनते हैं। यह मानव केंद्रित आर्थिक विकास की महत्ता को रेखांकित करता है।